हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कहा जाता है, जो अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। जो लास्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक जिसे हम क्लियर करने की आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या है, इसी को सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए आज के इस सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली है क्या और उसके क्या यहाँ पे टाइप्स बनते हैं। इसको ही डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। बट हम जान लें कि जो हमने सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, फर्स्टली हमने जो वीडियो बनाया था इस सीरीज़ के अंदर, इसमें हम देखें कि एग्जैक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली होता क्या है। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया उसके टाइप को, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके साथ साथ उसके क्या यहाँ मेथड होते हैं मेजर करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। हमने उस पर 2 वीडियोस बनाए जिस पे हमने डीपली समझने की कोशिश की कि किस तरह से मेथड को यहाँ पे यूज़ करके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को माना जाता था। बट कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे प्राइस को ही एक मेन फैक्टर नहीं मानते हैं। अदर इकोनॉमिक्स इसको अदर भी फैक्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाते हैं, जिसकी वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक इम्पॉर्टेंट रोल देते हैं। जिसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके साथ प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसी के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन सभी टॉपिक को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। और इसी सीरीज़ के अंदर ये जो लास्ट जो पॉइंट हम क्लियर करेंगे आज, वो है सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे हम देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो बिटवीन 2 गुड्स को यहाँ पे प्रेजेंट करता है, और इन दोनों में किस तरह से हम एक ही जो कमोडिटी है इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास कई यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, और उसके हम अपना जो डेली रूटीन की हमारी ज़रूरत है पूरी करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हमें एक ही हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे पास अगर कई यहाँ पे ऑप्शन अगर होते हैं, ये ऑप्शन हम कौन से चूज़ करें जो डिपेंड करेगा उनकी प्राइस क्या है और उसकी जो जो उसकी स्पेशलिटी क्या है। इन दोनों को मेथड यहाँ पे करके उस कमोडिटी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसी को ही हम खरीदने की कोशिश करते हैं। जो एक नज़रिया यहाँ पे कंज्यूमर का जो बिहेवियर है एक किस तरह से प्रेजेंट करता है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर ये इकोनॉमी के अंदर किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो सब्स्टिट्यूशन गुड्स को लेके भी प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम समझे कि दोनों भी यहाँ पे सेम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, और उनमें एक किसी कमोडिटी की अगर प्राइस में अगर हल्का सा भी चेंज हो जाए तो उसकी मार्जिनल रेट और सब्स्टिट्यूशंस ये पूरी तरीके से चेंज होके उसकी डिमांड के अंदर भारी मात्रा में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इसी का ही एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल इसका क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंट इतनी इकोनॉमी के अंदर है, जिसकी वजह से इसे सेपरेटली यहाँ पे स्टडी की जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला ये मेथड हमें यही कहती है कि अगर प्राइस में चेंज हो जाए तो डिमांड के अंदर यहाँ पे चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो हम कहें कि प्राइस और डिमांड के अंदर एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है, जिसकी वजह से प्राइस घटता है तो डिमांड में इंक्रीज होता है, अगर प्राइस राइज होते हैं तो डिमांड डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देता है। इसे हमने स्टडी की कि किस तरह से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसी के साथ हम देखें कि ये जो सीरीज़ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कई इकोनॉमिक्स भी मानते थे कि प्राइस एक ऐसा एक मेन फैक्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही माना जाता था। बट इसके अंदर यहाँ पे कई ऐसे इकोनॉमिक्स अपने अपनी इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉडली यहाँ पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे प्राइस के साथ साथ कंज्यूमर की इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्रोमोशनल जिसे एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है, ये सभी फैक्टर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी जो कमोडिटी है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाती हुई दिखाई देती है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने ही कहा कि ये
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही ये प्राइस को ही अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है, जिसके वजह से ये प्राइस ही एक मेन फैक्टर माना जाता था। इस तरह से उन्होंने अपना सोच यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर दी हुई दिखाई देती है। जिस तरह से हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स भी किस तरह से यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं डिमांड के अंदर और किस तरह से डिमांड साइड यहाँ पे इंक्रीज होने में हेल्पफुल होती है। उसी तरह से हम क्लियर करें कि किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनमें क्या चेंजेस है। तो लॉ ऑफ डिमांड की सीरीज़ हमने पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की, जिसकी सभी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करता है कि उसकी किसी भी कमोडिटी की अगर क्वालिटी अगर अच्छी हो तो उसके वजह से ही डिमांड के अंदर चेंजेस आते हैं। बट ये चेंजेस कितने आते हैं और क्यों इतने चेंजेस हुए हैं, वो क्वांटिटी बेस पे जो प्रेजेंट करने की कोशिश हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ही दिखाई देती है। तो यहाँ पे दो मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो क्वालिटी बेस यहाँ पे प्रेजेंट करता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो क्वांटिटी बेस यहाँ पे चेंजेस को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इकोनॉमी के अंदर हम देखें तो लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दोनों को स्टडी करना उतना ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को अगर प्रेजेंट करें तो हमें पता चलता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जैक्टली कहता है सिमिलर प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर यूज़ फॉर द सेम पर्पस। एक सेम पर्पस के लिए उसके पास कई यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, उसी को ही हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कह सकते हैं। जिस तरह से ये फिजिकली प्रोडक्ट माना जाता है और ये उस कंज्यूमर की ज़रूरत पूरी करने की उसकी कैपेसिटी उसके अंदर होती है और उसके वजह से ही वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यहाँ पे ख़रीदने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो आईफोन और गैलेक्सी नोट इन दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं। अगर आईफोन के प्राइस अगर कम होंगे तो कॉम्पिटिटर जहाँ पे गैलेक्सी नोट है उनकी यहाँ पे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट आईफोन की अगर हल्का सा भी यहाँ पे प्राइस के अंदर चेंज होता है तो आईफोन की डिमांड में भारी मात्रा में यहाँ पे चेंज आता हुआ और प्राइस कम होने की वजह से डिमांड में ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसके वजह से ही इस कॉन्सेप्ट को पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स ये प्रेजेंट करता है कि किस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द हाईली कॉम्पिटिटिव एज दे कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय अ कॉम्पिटिटर। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखें कि एक हल्का सा भी चेंज अगर किसी यहाँ पे फर्म ने अगर करते हैं तो फर्म की या प्रोडक्शन लेने वाले प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने कमोडिटी के अंदर हल्का सा भी प्राइस में यहाँ पे गिरावट करते हैं तो उसका बैडली इम्पैक्ट उस कॉम्पिटिटर पे होता है। उसका जो रिप्लेस यहाँ पे वो कंपनी कर सकती है या वो फर्म कर सकती है। देखिए तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स जो क्लोजली सब्स्टिट्यूट होते हैं पेप्सी, कोको कोला, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, ट्रांसपोर्ट में कार, ट्रेन, आईफोन, गैलेक्सी नोट, पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज, फिजिकली बुक या किंडल, इन सभी का यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे इतना क्लोजली होता है जिसे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे दो एक्स और वाई ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे को यहाँ पे कॉम्पिटिटर है, जहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक्स की प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो कांस्टेंट है। बट यहाँ पे जो अपोजिट कॉम्पिटिटर है वाई की अगर प्राइस में यहाँ पे गिरावट होती है तो उसकी डिमांड में इंक्रीज होता है। जो वाई है उसकी डिमांड में यहाँ पे चेंज होगा, बट यहाँ पे एक्स की कोई भी प्राइस में चेंज नहीं हुआ। बट वाई की प्राइस यहाँ पे चीपली दिखाई देने के लिए कम होने की वजह से यहाँ पे वाई की डिमांड बढ़ती है और उसका बैडली इम्पैक्ट यहाँ पे एक्स जो गुड्स है उसकी डिमांड में डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देता है। या उसके अपोजिट हम मान ले कि प्राइस यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मैटर करती है। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई यहाँ पे दो गुड्स है जो सब्स्टिट्यूट एक दूसरे को है, जहाँ पे वाई की प्राइस में इंक्रीज होता है, वो बढ़ती है। प्राइस बढ़ने की वजह से एक्स की डिमांड यहाँ पे बढ़ती है क्योंकि वाई की प्राइस बढ़ी है और उसकी वजह से कंज्यूमर वाई प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता क्योंकि एक्स की प्राइस यहाँ पे कम है। उसकी वजह से एक्स की डिमांड में यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है।
तो इस तरह से हम समझे कि एक्स और वाई के प्राइस और डिमांड को लेके जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस इम्पैक्ट डालता है कंज्यूमर के बजट लाइन को। ये बजट लाइन यहाँ पे शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, बट उसके इनकम में कोई भी चेंज नहीं हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसके इनकम में ना ही इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़ हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्स या वाई इन दोनों में सब्स्टिट्यूट एक दूसरे को होते हैं। वाई की प्राइस अगर बढ़ती है तो कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है और उसकी वजह से कंज्यूमर की बजट लाइन चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से देखें तो हमें पता चलता है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ जो इम्पैक्ट है ये इसे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहा जाएगा, जो एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से उसका इम्पैक्ट दूसरे जो कमोडिटी है, गुड्स है, उस पे उसका बैडली इम्पैक्ट प्राइस में चेंज होने की वजह से दिखाई देता है, जिसे सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेके किस तरह से सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट करता है, इसको ही इस डायग्राम के साथ हम देखेंगे कि दो यहाँ पे जब ऑप्शन यहाँ पे कंज्यूमर को मिलते हैं तो उसके साथ वो किस तरह से उसका बिहेवियर यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देता है। इसी डायग्राम से हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है। जहाँ पे डायग्राम के अंदर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी और वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी को प्रेजेंट किया गया है, और जो बी डी है ये प्रेजेंट करता है उस कंज्यूमर की यहाँ पे बजट लाइन को। तो इस तरह से हम देखें जो कोई भी अभी चेंज नहीं है और इसी कांस्टेंट इस सिचुएशन के अंदर बी डी ए बजट लाइन होने के साथ साथ अगर हम मान लेते हैं कि वाई के कमोडिटी के अंदर कोई भी प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे और सिर्फ वाई में प्राइस में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसके वजह से उसकी क्या यहाँ पे रिजल्ट आएगा और किस तरह से उसका इफ़ेक्ट उसकी डिमांड पे होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर वाई के प्राइस में डिक्रीज हुआ है और ये डिक्रीज होने के साथ साथ उसकी डिमांड अब यहाँ पे बी से B1 ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, बट यहाँ पे एक्स कमोडिटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिमांड बढ़ी है वाई की, क्योंकि वाई की प्राइस कम होने की वजह से इसकी जो डिमांड है ये डिमांड बी से B1 यहाँ पे गई। अब यहाँ पे हमारा नया बजट लाइन B1D इस तरह से प्रेजेंट करता है। अगर हम मान ले कि अगर हम BD इस बजट लाइन पे है और किस तरह से प्राइस में अगर इंक्रीज होता है वाई कमोडिटी के अंदर, तो उसके वजह से इसका इम्पैक्ट उस वाई कमोडिटी की जो डिमांड है ये डिमांड डिक्लाइन करती हुई दिखाई देती है, और BD से ये बजट लाइन B2D इस तरह से प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। जो B से B2 तक का डिक्लेन करना ये प्रेजेंट करता है वाई कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से उसकी बजट लाइन में क्या यहाँ पे डिमांड, यहाँ पे कंज्यूमर उसकी बिहेवियर किस तरह से प्रेजेंट करता है, इसी को ही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इन शॉर्टली हम देखें वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज होना, जो उसका इम्पैक्ट किस तरह से उसकी डिमांड के अंदर दिखाई देता है, बट हम यहाँ पे जो सेम उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है एक्स को यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, जो कांस्टेंट है, बट उसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो नहीं होता हुआ दिखाई देता है, बट वाई में उसकी डिमांड बढ़े और घटे उसकी प्राइस में चेंज होना ये डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये इफेक्ट डालता है सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखें जो सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी जो डेफिनेशन इस तरह से हमें मिलती है, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इज अ मेजर ऑफ द एस विथ विच वन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर। अगर एक कमोडिटी के अंदर अगर उसकी प्राइस में चेंज होता है तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट उस दूसरे कमोडिटी के अंदर अगर होगा, तो ये प्रेजेंट करता है कि ये दोनों भी एक दूसरे को पूरी तरीके से क्लोजली है, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट है। इसके वजह से एक के प्राइस में चेंज होना, बढ़ना, घटना, उसका इम्पैक्ट उस दूसरे कमोडिटी के अंदर हमें दिखाई देता है, तो इसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ पे मेजर करने के लिए उसका फॉर्मूला हमें एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल निभाएगा, और किस तरह से सब्स्टिट्यूशन उन दोनों कमोडिटी के अंदर किस तरह से होते हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है,
इसको यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए और उनको मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला हेल्पफुल होगा, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन proportionate change in the amount of x with the respect to y upon proportionate decrease in the marginal rate of substitution x for y। यहाँ पे x में होने वाला जो चेंजेस है अमाउंट को लेके और मार्जिनल रेट और सब्स्टिट्यूशन को लेके, ये दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर होने वाले एक्स कमोडिटी के अंदर होने वाले जो चेंजेस है, ये रिस्पेक्ट यहाँ पे जो वाई कमोडिटी है उसको लेके ही, उसको नज़र में रखते हुए ही, उसकी प्राइस, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, इनको नज़र रखते हुए ही ये चेंजेस एक्स कमोडिटी के अंदर होते हैं। उसकी अमाउंट और उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इनको नज़र रखते ही ये एक्स कमोडिटी के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इनको हम सिंबॉलिकली यहाँ पर प्रेजेंट करें तो हमें ये मिलता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल डेल्टा क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई डिवाइडेड क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई डिवाइडेड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस तरह से हम उसकी वैल्यू अगर रखें तो हमें दोनों के अंदर जो यहाँ पे जो उसकी किस तरह से कमोडिटी x और कमोडिटी y के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन हुए हैं, इसका रिजल्ट मिल सकता है। सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेथड को यहाँ पे स्टडी करना इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जैक्टली क्या है इसको हमने डिस्कस किए, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन गुड्स यहाँ पे इन्फिनेटली यहाँ पे हमें उसके अंदर यहाँ पे जो चेंजेस है वो दिखाई देते हैं, बट इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को अगर देखें, उनमें होने वाला जो चेंजेस है ये कम होगा या ज़ीरो माना जाता है। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जैक्टली क्या है। जिस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन गुड्स देखे कि दोनों एक ही पर्पज़ के लिए एक कमोडिटी यूज़ की जाती है और कंज्यूमर उन दोनों में से एक ऐसी कमोडिटी को चूज़ करता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, जिसको मायने रखेंगे उसकी प्राइस को। तो सिमिलर प्रोडक्ट दैट अ कंज्यूमर यूज द सेम प्रोडक्ट, जिस तरह से हमने एग्जांपल लिए आईफोन या गैलेक्सी नोट्स, जो मैकडोनल्ड हो या बर्गर किंग हो, इन दोनों का प्राइस को लेके उनकी डिमांड यहाँ पे मेजर की जाती है। या मैकडोनल्ड्स को यहाँ पे चूज़ करें या बर्गर किंग को चूज़ करें, ये दोनों भी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट होते हैं। बट उसके अपोजिट हम देखें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसके बारे में थोड़ा अलग होता है, क्योंकि एक पर्पस यहाँ पे पूरा करने के लिए दो यहाँ पे कमोडिटी को यूज़ करना होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहता है कि अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज़ अ प्रोडक्ट आर द सर्विस दैट ऐड अ वैल्यू टू अनदर। एक की वैल्यू को अगर बढ़ना है तो दूसरी की वैल्यू कम होती हुई दिखाई देती है। जो एक की प्रोडक्ट को, सर्विस को ऐड वैल्यू करेंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरे जो कमोडिटी है उस पर होता है। अदर वर्ड हम कहें दे आर टू गुड्स दैट द कंज्यूमर यूज टुगेदर, जो एक ही पर्पज़ को पूरा करने के लिए कंज्यूमर दो यहाँ पे कमोडिटी को यूज़ करता है। अगर हमें मोबाइल चलाना है तो मोबाइल में सिम होना ज़रूरी है, तो दोनों डिफरेंट यहाँ पे गुड्स हो गए, कमोडिटी हो गए। अगर हमको कार चलाना है तो कार में पेट्रोल डाले बिना हम कार नहीं चला सकते हैं। हमें कुछ लिखना है नोटबुक पे तो उसके लिए हमें पेंसिल की ज़रूरत होगी। हमें टेनिस बॉल खेलना है तो टेनिस बॉल के लिए टेनिस रैकेट भी होना चाहिए। अगर डीवीडी प्लेयर हमें चलाना है तो उसके साथ डीवीडी भी होना चाहिए। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को अगर हम समझें कि एक पर्पस या किसी एक जॉब पूरा करना है तो हमें दो कमोडिटी को यहाँ पे यूज़ करना है, और जो एक दूसरे को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। एक की वैल्यू कम होती है तो दूसरा उस पर इम्पैक्ट डाल देता है। अगर मोबाइल अगर महंगे होंगे तो हम सिम क्यों लेंगे। अगर कार चलाना है उस पर पेट्रोल अगर महंगे होंगे तो पेट्रोल महंगे होने की वजह से हम कार नहीं ले पाएंगे। अगर पेंसिल महंगे हो जाएंगे तो हम नोटबुक लेके क्या करेंगे। तो इस तरह से एक इम्पैक्ट यहाँ पे एक ही वैल्यू या एक ही प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी दूसरा जो कमोडिटी है उसकी वैल्यू पे उसका इम्पैक्ट बैडली होता हुआ दिखाई देता है। तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाएगा। इस डायग्राम के अंदर हम देखें तो डायग्राम हमें ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर होने वाला जो चेंजेस है, एक ज़रा सा हल्का भी यहाँ पे जो चेंज होगा तो ये चेंजेस हमें इन्फिनेटली यहाँ पे पोजीशन को दे के हमें प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर यहाँ पे
एक दूसरा यहाँ पे हम देखें कि दोनों हमें कमोडिटी को यूज़ करना है, बट दोनों को यूज़ करते करते उन दोनों को लेके ही हमें एक पर्पस को यहाँ पे कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है ये कम होगा या ज़ीरो होता हुआ दिखाई देगा। डायग्राम के अंदर हम देखें तो डायग्राम के अंदर ए डायग्राम हमें प्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूट गुड्स को, उसी मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो डायग्राम बी के अंदर हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं ये भी हमें प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हम देखें डायग्राम के अंदर दोनों भी डायग्राम में एक्स एक्सेस पे एक्स कमोडिटी को प्रेजेंट किया गया है, तो वाई एक्सेस पे यहाँ पे वाई कमोडिटी को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो ए बी है ये ए बी हमें उन दोनों के अंदर होने वाला जो चेंजेस है प्राइस को लेके किस तरह से शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, जो कंज्यूमर बिहेवियर को प्रेजेंट करता हुआ दोनों डायग्राम के अंदर ए बी ये हमें प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। स्टार्ट करेंगे हम डायग्राम ए के साथ। यहाँ पे हम देखें जो सी डी जो लाइन है और ई एफ जो लाइन है ये प्रेजेंट करता है उस कंज्यूमर की बजट लाइन को। तो किस तरह से ये प्रेजेंट करता है ये हम देखेंगे। जो स्टार्टली जो हम कहेंगे कि हमारी कमोडिटी एक्स को यहाँ पे OQ1 इतनी प्रेजेंट की जाती थी और हमारी वाई जो यहाँ पे वाई कमोडिटी की यहाँ पे यूज़ थी वो AQ1 इतनी प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर वाई कमोडिटी के अंदर प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे बैडली यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे एक्स जो कमोडिटी है इसमें यहाँ पे डिमांड यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर प्राइस अगर वाई के बड़े हैं तो वाई के प्राइस में बढ़ने की वजह से यहाँ पे एक्स कमोडिटी का बेनिफिट मिलता है और उसकी कमोडिटी की डिमांड के अंदर यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। जो यहाँ पे Q1 Q2 इतनी यहाँ पे हमारी जो डिमांड एक्स कमोडिटी की बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो टोटल यहाँ पे एक्स कमोडिटी OQ2 इतनी दिखाई देती है इंक्रीज किया हुआ उसका डिमांड। तो उसके अपोजिट हम देखें वाई कमोडिटी की प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड अब यहाँ पे BQ2 इतनी हुई है, जो यहाँ पे ए से लेके बी तक का यहाँ पे डिक्लाइन करता जो कर्व है आईसी कर्व यहाँ पे जो इनडिफरेंस कर्व यहाँ से प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे प्राइस वाई कमोडिटी के चेंज होने से पहले उसकी जो इनडिफरेंस कर्व के अंदर उसका जो स्लोप था ए पे था, और उसके बाद उसका जो डिक्लाइन करता हुआ आईसी कर्व ऊपर से नीचे आता हुआ नेगेटिवली यहाँ पे प्रेजेंट करता ए से बी तक का जाता हुआ नेगेटिवली दिखाई देता है। तो इस तरह से फर्स्टली यहाँ पे आईसी कर्व यहाँ पे सी डी इस बजट लाइन पे यहाँ पे ए पॉइंट पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता था। अब यहाँ पे बजट लाइन हमारी यहाँ पे एक्स एक्सेस पे यहाँ पे झुकती हुई यहाँ पे उसका स्लोप झुकता हुआ दिखाई देता है, जो बेनिफिटली यहाँ पे प्रेजेंट करता है एक्स कमोडिटी को लेके। तो यहाँ पे ई और एफ ये जो बजट लाइन है इस बजट लाइन पे यहाँ पे हमारा बी पॉइंट हमें मिलता है, जो आईसी कर्व यहाँ पे वही बजट लाइन से प्रेजेंट करता हुआ, और हमें बी पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि एक्स कमोडिटी के अंदर होने वाला जो चेंजेस है ये चेंजेस क्यों आया, क्योंकि वाई कमोडिटी के अंदर प्राइस में इंक्रीज हुए, उसकी वजह से हमें ये सिचुएशन मिली है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स को प्रेजेंट करता है, जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि दो कमोडिटी एक ही पर्पस के लिए यूज़ हुए, बट यहाँ पे एक कमोडिटी के प्राइस में इंक्रीज हुए और उसका बेनिफिट दूसरे कमोडिटी को मिल जाता है और उसकी डिमांड इंक्रीज करती हुई दिखाई देती है। और इस तरह से हम देखें जो आईसी कर्व है ये कर्व ए से बी तक जाने वाला यहाँ पे जो लॉन्गली यहाँ पे डिस्टेंस प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स होने की वजह से ये जो डिस्टेंस है ए और बी के अंदर ये हाईली दिखाई देता है, जो बड़ा यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे डालता हुआ और बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा एक कमोडिटी को मिला हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ हम डायग्राम बी के अंदर देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर किस तरह से दोनों भी जो कमोडिटी है इसको एक पर्पस के लिए हमें यूज़ करना है, और उसके साथ साथ ये सिचुएशन किस तरह से क्रिएट करती है। तो हमारी फर्स्टली जो यहाँ पे सी डी जो हमारा बजट लाइन है ये ए पॉइंट को यहाँ पे प्रेजेंट करता है, और ए पॉइंट हमें कहता है कि अगर दोनों जो कमोडिटी है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो यहाँ पे एक्स कमोडिटी यहाँ पे उसका जो यहाँ पे डिमांड था ये डिमांड OQ1 इतना था, और वाई कमोडिटी का यहाँ पे जो प्रेजेंट करता है AQ1 इतनी इस कॉन्सेप्ट के अंदर वाई कमोडिटी की डिमांड प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से अगर
ए के प्रेजेंट यहाँ पे बी जो एक्स कमोडिटी है वाई कमोडिटी के अंदर थोड़ा सा भी यहाँ पे प्राइस में बड़े हैं, इंक्रीज किए हैं, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पे एक्स कमोडिटी पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखें जो प्राइस में बड़े हैं वाई कमोडिटी के अंदर, उसके वजह से एक्स कमोडिटी के अंदर भी हमें चेंजेस दिखाई देता है। तो उसके वजह से जो एक सेम पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे, तो उसके साथ साथ जो एक्स कमोडिटी है उसके अंदर जो आईसी कर्व हमें दिखाई देता है, जो ए से बी तक आने का, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जो जितना डिफरेंस था उसके भी कम यहाँ पे डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर ए और बी के अंदर आईसी कर्व जो इंडिफरेंस कर्व को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। जो फर्स्टली बजट लाइन सीडी थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे झुकता हुआ बजट लाइन शिफ्ट होता हुआ ई एफ को लेके बी पॉइंट हमें उस बजट लाइन पे ई एफ इस बजट लाइन पे हमें बी ए पॉइंट मिलता है, जो आईसी कर्व्स का पॉइंट यहाँ पे ए से लेके बी तक का नीचे थोड़ा सा जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसके वजह से अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं, एक्स कमोडिटी के अंदर Q1 से Q2 तक यहाँ पे चेंजेस एक्स कमोडिटी के अंदर हुए, और जो यहाँ पे वाई कमोडिटी के अंदर जो चेंजेस थे, ये चेंजेस अब डिमांड थोड़ा चेंज होता हुआ, जो प्रीवियस ईयर वाई कमोडिटी का जो डिमांड था ए Q1 इतना था, अब यहाँ पे बी Q2 इतना यहाँ पे वाई कमोडिटी की डिमांड यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर हम देखें तो यहाँ पे माना गया है कि थोड़ा सा चेंजेस होता है या इसे चेंजेस जीरो माना जाता है, और इसके वजह से ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप विद द ईच अदर ये भी माना जाता है। इस तरह से हमारा जो लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट हमें प्रेजेंट करता है टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, इसके 5 यहाँ पे टाइप्स होते हैं, जिसे डिग्रीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाएगा। जिसमें फर्स्ट है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसे इन्फिनाइट यहाँ पे डिमांड कहा जाएगा। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसे ज़ीरो डिमांड कहा जाएगा। थर्ड यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। फोर्थ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, और फिफ्थ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन 5 मेथड के साथ, इस 5 डिग्री के साथ हम सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करता है इसको ही प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से फर्स्टली जो कहा जाएगा, जो डिग्रीज है उसे कहेंगे परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो इन्फिनिट कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रेजेंट करता है। यहाँ पे दोनों भी यहाँ पे एक ही पर्पस के लिए दो यहाँ पे कम्युनिटी को लिया जाएगा, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एक कम्युनिटी के अंदर अगर प्राइस चेंज होते हैं तो उसका यहाँ पे जो रिजल्ट है या हम कहें उसकी डिमांड यहाँ अनगिनत इन्फिनिटली यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस तरह से हम देखें एक्स एक्सेस पे यहाँ पे डायग्राम के अंदर क्वांटिटी लिया गया है, और वाई एक्सेस पे प्राइस को यहाँ पे मेजर किया गया है। तो इस तरह से जो डी डी यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन हमें बजट लाइन कहती है, जो कहती है कि एक कमोडिटी के अंदर उसकी प्राइस को या अगर चेंज होने की वजह से उसकी आने वाली जो डिमांड है, ये डिमांड इन्फिनिटली कहा जाएगा, जहाँ पे परफेक्टली सब्स्टिट्यूट वो गुड्स एक दूसरे को है, और उसके वजह से ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे अनगिनत ऐसी यहाँ पे डिमांड उसकी क्रिएट की हुई दिखाई देती है, जो पैरेलल है एक्स एक्सेस को लेके। जो डी डी कर्व है ये पूरी तरीके से यहाँ पे समांतर दिखाई देगी जो एक्स एक्सेस को दिखाई देती है। तो यहाँ पे होने वाला जो चेंजेस है ये पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देती है। एक ऐसी कमोडिटी के अंदर प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड के अंदर जो चेंज हुआ, ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस अनगिनत यहाँ पे उसकी डिमांड के अंदर क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है, जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स माना जाएगा। सेकेंड मेथड कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसे ज़ीरो डिमांड कहा जाएगा, जहाँ पे दोनों भी कमोडिटी इस कॉन्सेप्ट के अंदर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक सेम पर्पस को पूरा करने के लिए दो कमोडिटी का यूज़ किया जाता है। अगर एक ही प्राइस में अगर कितना ही बड़े घटे, फिर भी दूसरा कमोडिटी को यहाँ पे वो पर्पस पूरा करने के लिए उसका कमोडिटी को यहाँ पे लेना ज़रूरी है। अगर उसके कितने ही प्राइस बड़े हो, फिर भी हमें वो टास्क पूरा करना है या वो जॉब यहाँ पे पर्पस हमारा पूरा करना है, या हमारा पर्पस यहाँ पे पूरा करना है, तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर उसके अंदर होने वाला जो चेंजेस है, प्राइस कितने भी बड़े फिर भी उसमें होने वाला जो डिमांड है, ये डिमांड
कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो पर्पस हमें पूरा करने के लिए दोनों कमोडिटी को यूज़ करना कंपलसरी है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाएगा। यहाँ पे जो एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी दिया गया है, प्राइस यहाँ पे इंडिकेट किया है वाई एक्सेस पे। जो डी डी लाइन है ये वर्टिकली यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है, जिसमें एक कमोडिटी के प्राइस में हाईली प्राइस होने के वजह से भी उसकी डिमांड के अंदर चेंज नहीं होता है। ये दिखाता है कि शो करता है डी कर्व यहाँ पे वर्टिकली प्रेजेंट करता है, क्योंकि एक कमोडिटी को यहाँ पे प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरे जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखाई देता, ये चेंजेस ज़ीरो माना जाएगा। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे ज़ीरो प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। थर्ड यहाँ पे जो प्रेजेंट करता है जो डिग्रीज है, ये कहता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसके अंदर थोड़ा सा भी प्राइस के अंदर अगर चेंज होता है तो उसका रिजल्ट यहाँ पे डिमांड के अंदर ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, जो इसे ग्रेटर देन 1 या रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। यहाँ पे डायग्राम के अंदर हम देखें तो एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी दिया गया है, वाई एक्सेस पे प्राइस को इंडिकेट किया गया है, जो प्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर। एक कमोडिटी की प्राइस में हल्का सा चेंज हुआ और उसके वजह से उसकी डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंजेस दिखाई देता है। अगर हम मान लेते हैं एक ऐसी कमोडिटी है, उसकी प्राइस यहाँ पे पी इतनी थी और अब यहाँ पे पी से P1 इतनी हमने कम की, तो इसकी कम करने की वजह से उसकी डिमांड के अंदर Q1 इतना यहाँ पे चेंजेस दिखाई देता है। जो प्रीवियसली OP इतनी प्राइस होने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे OQ इतनी थी, प्राइस अब यहाँ पे कम हुए उस कमोडिटी के, तो प्राइस यहाँ पे हल्का सा चेंज हुआ, P1 इतना हुआ और उसके बतौर यहाँ पे हमारी डिमांड के अंदर OQ1 इतनी चेंजेस, जो ग्रेटर देन 1 कहा जाएगा, जो प्रेजेंट करता है कि ग्रेटर देन 1 ये सिचुएशन के अंदर हल्का सा प्राइस में चेंज हुआ, उसके कई गुना यहाँ पे डिमांड के अंदर चेंजेस हुए हैं, तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। फोर्थ यहाँ पे जो टाइप्स है, जो डिग्रीज हमें कहती है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे प्राइस में भारी मात्रा में चेंजेस होने के बावजूद भी, गिरावट होने के बावजूद भी प्राइस के अंदर जितने डिक्लाइन हुए उसके अपोजिट यहाँ पे हम देखें डिमांड के अंदर हल्का सा चेंज होता है, इसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर हम देखें कि सिचुएशन के अंदर प्राइस यहाँ पे भारी मात्रा में चेंज हुए हैं। यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे जो प्राइस थे OP इतने थे और उसके बतौर यहाँ पे क्वांटिटी OQ इतनी थी, बट अब यहाँ पे हमारी जो प्राइस यहाँ पे P से P1 यहाँ पे इतनी चेंज हुई, अब यहाँ पे प्राइस OP1 इतनी है और उसके बतौर हमारी डिमांड अब यहाँ पे OQ से Q1 इतनी इंक्रीज की, अब हमारी टोटल क्वांटिटी OQ1 इतनी है। तो यहाँ पे स्लोप जो है DD कर्व यहाँ पे पूरी की तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे झुकता हुआ दिखाई देता है, जो कहता है कि यहाँ पे जो डिमांड के अंदर जो इलास्टिक है, ये इलास्टिक नहीं होने की वजह से इन इलास्टिक डिमांड कर्व को प्रेजेंट करता है। जितने प्राइस में चेंजेस हुए उसके कंपैरिजनली यहाँ पे डिमांड के अंदर कम यहाँ पे चेंजेस डिमांड दिखाई देता है, तो इसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। और इस तरह से हम देखें जो लास्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड प्रेजेंट करता है, और ये कहता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जितने अपोजिट जो कॉम्पिटिटर ने जितने चेंज किए उसके बतौर दूसरे भी जो कॉम्पिटिटर अपोजिट जितने हैं उन्होंने भी उतना चेंज किया, तो उसके साथ साथ उनके बतौर उनकी जितनी यहाँ पे डिमांड है उतना ही उनके साथ साथ हमने प्राइस में चेंज करने की वजह से हमारी भी डिमांड उतनी उनके ही कंपैरिजनली आ जाती है, तो उसको यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। यहाँ पे एक ऐसी कॉम्पिटिटर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर यहाँ पे प्राइस बढ़ाने के साथ साथ उनकी डिमांड में भी चेंजेस होते हैं, तो इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। या हम माने कि प्राइस में जो कॉम्पिटिटर है उनने जितने कम किए उसकी वजह से हमने भी जो दूसरे यहाँ पे कॉम्पिटिटर है उन्होंने भी प्राइस में चेंजेस किए हैं, तो उसके साथ साथ जितना उनका अपोजिट जो कॉम्पिटिटर है उनकी जितनी प्राइस है उनके साथ साथ हमारी भी उतनी ही प्राइस अगर होती है तो इसे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि हमने प्राइस में इंक्रीज़ किया और हमारे प्राइस के इंक्रीज़ करने के साथ साथ हमारी क्वांटिटी में भी उतना ही चेंजेस आता है, तो उसे पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, यहाँ पे हमारे प्रीवियस इनिशियली जो प्राइस थी वो वाई इतनी थी और इनिशियली हमारी डिमांड यहाँ पे OQ इतनी थी। अब हमने प्राइस में चेंज किया, प्राइस इंक्रीज़ किए, तो उसकी वजह से हमारी जो प्राइस
Y1 इतनी गई और उसके वजह से हमारी डिमांड के अंदर भी Q1 इतनी प्राइस के साथ साथ हमारी क्वांटिटी OQ से OQ1 इतनी हमारी क्वांटिटी में चेंज हुआ। जो यहाँ पे DD कर्व यहाँ पे प्रेजेंट करता है पॉजिटिव कंडीशन के अंदर, ये प्रेजेंट करता है जो नीचे से ऊपर जाता हुआ पॉजिटिवली कर्व यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, जो प्रेजेंट करता है ES = 1। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।